अब आप सभी के सामने है बिल्डिंग अ न्यू स्टेट चैप्टर का सेकंड पार्ट। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर को आधा पढ़ लिया था और अब हम इस वीडियो में बाकी बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि इसी बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना काम कर चुका था। हमारे आने के बारे में कवर करने के लिए मीडिया बहुत ही उत्साहित थी और हादसे की खबर जल्द ही पूरे देश में फैल गई। मुझे अपने मोबाइल पर बहुत सारे कॉल आने लगे, लेकिन मैं मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने अपना मोबाइल डॉक्टर विजय राघवन को सौंप दिया। उनसे मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई जो रामेश्वरम में हैं और 86 ईयर्स के हैं, उन्हें कॉल करके बता दें कि मैं ठीक हूँ। जब मैं अपना भाषण दे ही रहा था तो डॉक्टर विजय राघवन ने आकर मुझे एक नोट दिया, जिसमें लिखा था कि आपके भाई को यकीन नहीं कि आप ठीक हैं। यदि आप ठीक हैं तो उन्हें आपकी आवाज़ सुननी है। आखिरकार बड़ा भाई जीवन भर बड़ा ही रहता है। इसलिए मैंने अपने भाई को विश्वास दिलाने के लिए स्पीच को बीच में ही रोक दिया। फिर फिर टाउन हॉल की मीटिंग में वापस आने के बाद ऑडियंस में से एक ने मुझसे बहुत ही जरूरी सवाल पूछा। उस व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर कलाम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कई पोर्ट से रॉ मटेरियल कच्चा माल क्यों एक्सपोर्ट किया जाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पोर्ट क्या होता है। पोर्ट होता है एक बंदरगाह, मतलब समुद्र के पास की वो जगह जहाँ पर बड़े बड़े जहाज खड़े होते हैं, जहाँ से एक देश का कच्चा माल दूसरे देश में भेजा जाता है। तो उसे पोर्ट कहा जाता है, जिस जगह जहाज खड़े होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति का सवाल है कि इन पोर्ट से कच्चा माल क्यों एक्सपोर्ट किया जाता है। यह सवाल खासतौर पर झारखंड के लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं। जवाब में मैंने गोवा में डॉक्टर जोन्स पॉल मोर मुगाओ पोस्ट ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर जोस पॉल के साथ एक बातचीत के बारे में मैंने उन्हें बताया। हमने जापान को आयरन ओर को भेजे जाने के बारे में बातें शुरू की, जिसमें मैंने उन्हें बताया कि जिसका सारा हिस्सा पंजिम से होता है। पंजिम भी एक पोर्ट है, बंदरगाह, कि जिसका आयरन ओर को भेजे जाने का सबसे बड़ा हिस्सा पंजिम से होता है। उन्होंने मुझे बताया कि 4 पोर्ट से हर साल 30 मिलियन टन आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें से 17 मिलियन टन का एक्सपोर्ट केवल मोरमुगो से होता है। आयरन ओर बहुत कम कीमत पर बेचा जाता है। हर टन में कुछ डॉलर कम हो जाते हैं, क्योंकि खरीदने के अनुसार यह घटिया क्वालिटी का होता है। मतलब जब हम इसे बेचते हैं तो ये लो क्वालिटी का होता है। ऐसे में इसकी बिक्री से अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं मिलता। यहाँ उपयोग किया गया वही और जो हमारे यहाँ से जो और भेजा गया है, ऑफ कोर्स वैल्यू एडिशन के कारण और अधिक इनकम जनरेट करता है। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम का कहने का मतलब है कि जब हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे विदेशों में, तो वो कुछ प्रोसेस के ज़रिए उसकी वैल्यू को बढ़ा देती हैं और अधिक इनकम कमाते हैं। तो व्यक्ति पूछता है व्यक्ति पूछता है कि वैल्यू एडिशन क्या है और क्या आप इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक पावरफुल एग्जाम्पल आया। जब हम 1970 के दशक में द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहे थे, तो हमें बेरिलियम डायफ्राम की ज़रूरत थी। इस डायफ्राम का इस्तेमाल जायरो में किया जाता है, जिससे सेंसर का इस्तेमाल उड़ान के दौरान रॉकेट या मिसाइल के एल्टीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो इसका इस्तेमाल मिसाइलों और रॉकेट में किया जाता है, इस डायफ्राम का इस्तेमाल। क्योंकि ये हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए हमने इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में ख़रीदने के लिए एक टीम तैयार की। हमने न्यूयॉर्क की एक कंपनी के साथ 100 बिलियन डायफ्राम का सौदा किया, लेकिन 3 महीने बाद हमारी कंपनी हमें 3 महीने बाद हमें कंपनी से एक संदेश मिला कि बेरिलियम डायफ्राम का इस्तेमाल अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाए जायरो बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय में, इंटरनेशनली जो महाद्वीप हैं उनमें किया जाता है किसी और द्वारा। तो इसके लिए भारत की पूर्ति करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट ने हमें भारत को अनुमति नहीं दी। मतलब कि इसमें लिखा है कि
कंपनी द्वारा ये संदेश दिया गया कि बेरिलियम का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपों में किया जाता है और भारत की पूर्ति के लिए स्टेट डिपार्टमेंट ने अनुमति नहीं दी है। हमने अपने सामान्य तरीके से इस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। इसी बीच यह सामने आया कि भारत में बेरिलियम ओर का सबसे बड़ा भंडार है। उस समय माइन से निकाला गया मिनरल जापान भेजा जाता था, जहां इसे बेरिलियम रोड्स और सीड्स में बदला जाता था। फिर अमेरिकी कंपनी को डायफ्राम जैसे बेरिलियम प्रोडक्ट में बदलने के लिए भेजा जाता था। मतलब कि कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है खदानों से, फिर उसको जापान में भेजा जाता है, जापान उसे सीड्स में और रोड्स में बदलता है और फिर वो भेजा जाता है अमेरिका में, अमेरिका उस के ज़रिए डायफ्राम बनाती है। लेकिन जहाँ पे देखिए आगे क्या हुआ कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा चौंकाने वाली घटना का अनुभव किया। वो क्या था कि ये मटेरियल जो भारत में खदानों से निकाला जाता है और उसे जापान भेजा जाता है, जहाँ उसे कुछ प्रोसेस किया जाता है और फिर अमेरिका भेजा जाता है, और अमेरिका कंपनी ने ही इससे भारत को ही देने से मना कर दिया। अब हमारी प्रेरणा कहाँ थी, हमारे लक्ष्य कहाँ था? यह मुद्दा बहुत पॉपुलर हुआ, प्रेस में भी गया, मतलब मीडिया वगैरह में, न्यूज़ में चलाया गया और जल्द ही बेल्जियम खनिज पर को भेजने पर रोक लगा दी गई। सेम कहानी दूसरे एरिया में भी दोहराई जाती थी। यह साफ है कि भारत विशाल समृद्ध देश होने के बावजूद भी एक गरीब देश ही है, क्योंकि यह वैल्यू एडिशन पर ध्यान नहीं देता, चाहे वह मिनरल्स हो या बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो, या अनाज हो या मछली हो। बेरिलियम ओर के मामले में इसे शुद्ध करने में कम से कम 10 गुना मूल्य की वृद्धि होती है। अगर हम इसको मतलब इस प्रोसेस को अपने इंडिया में ही करें तो हम इस प्रोसेस से 10 टाइम्स इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में बदलाव के दौरान कम से कम 100 गुना वैल्यू बढ़ जाती है और यही हम जापान या अमेरिका को देने के लिए पे करेंगे, जो भारत से ही निकला हुआ है। ठीक है, इसी तरह लोहे और दूसरे एक्सपोर्ट में भी ऐसा ही है, केवल वैल्यू एडिशन का परिणाम जो है अलग अलग होता है, मतलब किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। यह एक सीख है जो हमें जल्द ही सीख जानी चाहिए कि जो वैल्यू एडिशन जो प्रोसेस है वो हमारे देश में ही हो। उस मीटिंग में एक और दिलचस्प सवाल आया। मुझसे इस सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि राजनीति में प्योरिटी हो सकती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस सवाल पर कहते हैं कि ये सवाल मेरे दायरे से बाहर था, लेकिन इसमें भी एक पहलू था और मैं उसे बताना चाहता हूँ। इसका पहलू यह है कि आज़ादी के बाद वर्षों में सभी क्षेत्रों जैसे पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री, साइंस, आर्ट, इन सभी में कुशलता से रिप्रेजेंट करने वाले लोगों की एक बड़ी सूची है, बड़ी लिस्ट है, जिसमें महात्मा गांधी, सीवी रमन, JRD टाटा, फिरोजा साबी गोदरेज, लक्ष्मण राव किर्लोस्कर, रामकृष्ण बजाज, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर S राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय, ये सभी जो महान लोग हैं इनकी बड़ी सूची है। मतलब और भी ऐसे लोग हैं वैसे भी। अचानक समाज में हर क्षेत्र में कुशलता आ गई और इसी तरह विकास को संभव बनाने वाली परिस्थितियां बनी जो राष्ट्र के लिए निर्धारित थी। और इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि आज देश एक नई दिशा का निर्माण करता है तो हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाओं के अनुसार सभी वर्गों में राजनीतिक, साहित्य, उच्च स्तर के नेता फिर से प्रकट होंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी खुद की ये सारी प्रोसेस अपने देश में ही करें, खुद ही मेहनत करें, तो मुमकिन है कि हमें भी आगे भी एक अच्छे नेता मिल सकते हैं। अगले दिन मैंने भारत की सबसे बड़ी स्टील प्लांट बोकोरा स्टील प्लांट की यात्रा की। प्लांट के जनरल मैनेजर मिस्टर तिवारी ने मेरे साथ थे। प्लांट का जो नाप है बहुत ही लुभाने वाला था, मतलब बहुत ही अच्छी जगह पर बना हुआ था। मैंने सैकड़ों लोगों को एक साथ मिलकर काम करते देखा। उनके शरीर से पसीना बह रहा था, जबकि पिघला हुआ स्टील भट्टी से आग की नदी की तरह बह रहा था, क्योंकि स्टील को जब पिघलाया जा रहा है कंपनी में तो वो बिल्कुल ऐसे पिघल रहा है जैसे नदी बह रही हो। ठीक है, मुझे बताया गया कि आयरन ओर वर्षों तक मौजूद रहेगा, मतलब हमारे देश में। प्लांट जितना प्रभावशाली था, मुझे ये देखकर निराश हुई कि इसके आसपास कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। यहाँ बनाई गई इस लोहे का इस्तेमाल विभिन्न प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता था। मुझे बताया गया कि इंडस्ट्रियल स्टेट की स्थापना राज्य के दायरे में आती है। इसने मुझे हमारे अलग अलग सोच पर
मेरा अफ़सोस याद दिला दिया। यह कैसी शासन मतलब हमारी यहाँ कैसी स्टेट है या कैसी गवर्नमेंट है जहाँ एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से अलग हो जाती है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है कि कैसे ये अलग अलग है, कैसी मतलब हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह। फिर इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं कि दिल्ली की वापसी में फ़्लाइट में मैं सोच रहा था कि झारखंड को सबसे अच्छी तरह से कैसे मदद की जा सके। राज्य और केंद्र को मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है और यह तभी संभव हो सकता है। यह वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना